हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो हम डे 40 पर आ गए हैं 28 अप्रैल के। तो अराउंड 80% पे इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। अब बस केवल 10 दिन के और प्लान बचे हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ न्यूज़ आ रही थी कि 31 मई का एग्ज़ाम था, वो पोस्टपोन होने की कुछ बातें चल रही थी। उससे कई स्टूडेंट्स को वरीज़ भी थे। पर मैं यही कहूँगा फिर से कि जो भी सिनारियो है, ठीक है, 3 मई के बाद आई थिंक मोर डेफिनेटली न्यूज़ आ जाएगी। बट मेरा सजेशन ये होगा, इनफैक्ट हर मेंटर का आपको सजेशन यही था कि उससे चिंता नहीं करनी है, अपने टारगेट से नहीं हिलना है। इनफैक्ट ये टाइम उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा परेशानी डालता है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, दोज हु आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि आपने महसूस भी किया होगा और आपने ऐसे कोड्स भी पढ़े होंगे कि माउंटेन के जितने पास ऊपर जाते हैं, माउंटेन इतना अच्छा नहीं बना है, बट माउंटेन के पास आप जितना ऊपर जाएंगे वहाँ विंड उतनी तेज़ चलती हैं, राइट। तो उतना ही आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशानी होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसी इवेंट्स आएंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को भी ब्रेक करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करेगा। पर अगर आप टिके रहे तो आप यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, इज़न्ट इट। तो बस इसी चीज़ पे फोकस करना है। 31 मई को दिमाग में रखिए, टाइम पे चलिए। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको अपने एडवांटेज के रूप में यूज़ कीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। चलो, तो जैसा कि हम हर बार लास्ट टाइम मैंने क्लास में किया था कि ये वीडियो आपके लिए एक टेस्ट करने की तो अपॉर्चुनिटी है ही अपने आप को, उसके साथ ही साथ आपको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। कि अपने लेक्यूनेज हैं, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखा जाए और थोड़ा उस पर वर्क किया जाए, ठीक है। तो इसी को हम आज भी इसी का मंत्रा फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की बात की थी कि हमें एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी है अपने सही करने की। और ये थोड़ा सा कॉर्ड भी हिट किया है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब उनको भी मैंने कमेंट्स कई पढ़े, तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने यही बोला कि सर प्रोबेबिलिटीज़ वाली बात ठीक है, वही बात, उसी बात को कहने का अलग तरीका है इनफैक्ट। तो उसी चीज़ पे फोकस करना है। कई क्वेश्चन हमें लगते हैं इम्पॉसिबल, बट थोड़ा थोड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करते करते हमें उसको लाइकली से लेके और फाइनली सर्टन तक पहुंचाना है, इज़न्ट इट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टॉपर्स भी केवल क्या, उनको 40, 45 से 50 क्वेश्चन ही आते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक। बाकी सब वो एजुकेटेड गेसेस ही लगाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है प्रीलिम्स में इतना कोर्स पूछा जाता है तो वो हर कोई हर चीज़ पढ़ के आया हो, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू मेक एजुकेटेड गेसेस। दे वॉन्ट द पीपल हु कैन टेक द रिस्क और हु कैन यूज़ देयर एक्यूमुलेटेड नॉलेज, जो उनको पता है उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर सकें, इज़न्ट इट। हमने साइंस एंड टेक के कई क्वेश्चंस में देखा कहाँ एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव आपको कितना आता हो, ठीक है। चलो, आज का सेशन है जो, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। तो पहली बात तो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, इकोनॉमी का आज हमारा सेशन है। तो कई क्वेश्चन है जिनका कंटेक्स्ट, जैसे एग्रीकल्चर के कई क्वेश्चन होंगे या किसी भी चीज़ के कई क्वेश्चन होंगे, इनका कंटेक्स्ट सेट है। क्योंकि करंट अफेयर ऑब्वियसली हर साल का करंट अफेयर चेंज होता है, ये तो आपने इशू फेस किया होगा हर वीडियो में। तो कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे कई सारे। उस समय लर्न क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो कंटेक्स्ट आज के टाइम में कैसे रेलिवेंट है और आज के टाइम कैसे, हाउ क्वेश्चंस कैन कम, आज कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का कंटेक्स्ट कैसे उन क्वेश्चंस को, मतलब वो क्वेश्चन हमें एक विंडो प्रोवाइड करेंगे कि आज हम कैसे, मतलब 2020 में हम वो कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें जैसे अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एग मार्क, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के थोड़े से फेवरेट होते हैं, ये जो ब्रांडिंग वगैरह के होते हैं। उसी के बेसिस पे मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा, जैसे इको मार्क वगैरह आपको खुद से पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया। तो ये बातें हैं, ठीक है। और बाकी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल होते हैं, कुछ आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली पूरे क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे जितना हम कॉमन सेंस, राइट, कॉमन सेंस और अपनी एक्यूमुलेटेड नॉलेज का यूज़ करें, जितना एप्लीकेशन का यूज़ करें, उसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब 2019 में क्वेश्चन आया था एफसीआई पे। एफसीआई हमेशा बहुत न्यूज़ में रहता है, इनफैक्ट अभी कोविड की वजह से और भी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो एफसीआई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द एफसीआई इज़ द मिनिमम एमएसपी प्लस द बोनस, और उसके अलावा क्या होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो एफसीआई को आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था। अब बात ये आती है कि भाई उसमें क्या क्या होगा। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एफसीआई का मेनली काम होता क्या है। एफसीआई का मेनली काम होता है कि किसान से
जो एमएसपी पे लिया जाता है वहाँ से फ्रूट ग्रेन उठाना, उनको पेमेंट का ध्यान रखना और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक ले जाना। ठीक है, तो ये एफसीआई का पूरा गैम्बिट होता है। ठीक है, अब तो बहुत सारी स्कीम आ गई हैं जिसमें डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, पर बेसिकली कंसेप्ट वाइज प्रिंसिपल वाइज एफसीआई का ये काम है। ठीक है, तो क्या केवल जहाँ पे, तो हमने ये भी पढ़ा है, जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे कुछ इशू तो ज़रूर होता है। तो क्या केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे हो सकता है? प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी तो होंगे। ठीक है, केवल इंटरेस्ट कॉस्ट ये तो होना ही नहीं है। तो ओनली वाले अभी हटा दिए। अब ये देखिए, ये दो ऑप्शन बचे, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर द गोडाउन। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा एंटिटी है, इसकी छोटा एंटिटी है, इजंट इट? तो प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? इसकी ज़्यादा सही होने की हुई। क्यों? क्योंकि चार्जेस फॉर द गोडाउन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत चीज़ें आई नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें एफसीआई का रोल पता होना चाहिए कि एफसीआई का रोल होता क्या है। और स्पेशली याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी, वेदर इट बी प्रीलिम्स और वेदर इट बी मेंस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए एफसीआई बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द एफसीआई क्या क्या इंक्लूड होता है। पहली बात प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जिसमें टैक्सेस, लेबर कॉस्ट, मंडी फीस, है ना, ये सब इंक्लूड होता है। और कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये पूरा कॉस्ट मिला के बनता है इकोनॉमिक कॉस्ट टू द एफसीआई। ठीक, इतना एफसीआई को कॉस्ट टोटल लगता है। अब उसमें से अगर हम वो प्राइस घटाएं, सेंट्रल इशू प्राइस, ये मैं अब आपको आगे वाली चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। तो सेंट्रल इशू प्राइस क्या चीज़ होती है? जैसे होता है ना कि एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट ने बोला भाई 1 रुपये किलो दाल चावल इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। भाई जितना गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको फूड सब्सिडी के तहत इतने रुपए में ये सामान मिलेगा, बट दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। एफसीआई का जितना कॉस्ट होगा उतना लोग थोड़े ना पे कर रहे हैं। सेंट्रल इशू प्राइस दैट इज़ फाइनली हम लोग जो पे कर रहे हैं राशन कार्ड में, जो गरीब हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग जो पे कर रहे हैं वो है सीआईपी सॉरी, सेंट्रल इशू प्राइस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है गवर्नमेंट की सब्सिडी, जो गवर्नमेंट फूड सब्सिडी देती है। अब समझ में आया? तो फूड सब्सिडी क्या चीज़ है? इकोनॉमिक कॉस्ट टू द एफसीआई माइनस द सेंट्रल इशू प्राइस। तो ये हो गया आपका। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, हम थोड़ा बिल्ड करते हैं इस पर। तो पहली बात, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बहुत ईजिली कि ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए थे ओनली के चक्कर में, और इसका ये ज़्यादा एक लॉजिकल ये ज़्यादा पॉइंट बनता है इसका कि प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक, उसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या, आपको थोड़ा एफसीआई के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एफसीआई के बारे में 2-3 चीज़ और पढ़ लीजिएगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। और शांता कुमार कमेटी तो मैंने बाद में डिस्कस किया है, उसके रिकमेंडेशन नहीं किए क्योंकि वो मेंस का बन जाता है, तो मेंस में कभी हम बात करेंगे तो हम उसके लिए भी डील कर लेंगे, बट अभी हम एफसीआई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो एक नोडल एजेंसी है एफसीआई की, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन है इस समय इसके मिनिस्टर? रामविलास पासवान। ठीक, तो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही मैं आपसे कह रहा था कि ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमें पता होता प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक, इस चीज़ के लिए एफसीआई रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उस क्वेश्चन के आंसर है फट से आ जाते हैं, है ना। तो एमएसपी पे वो प्रोक्योर करता है और फिर वो उसको ओपन नेट बेसिस पे प्रोक्योर करता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक, चलो एक स्कीम आपको याद रखनी है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, OMSS। ये क्या स्कीम है? जब एफसीआई अपने फूड ग्रेन लिक्विडेट करता है, ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जब वो आपका एफसीआई फूड बेचता है, जैसे मान लीजिए कहीं बफर स्टॉक से ज़्यादा हो गया, तो वो जो लिक्विडेट करता है उस स्कीम को बोलते हैं ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो इन दोनों में कन्फ्यूज़न कराते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? वो आरबीआई के ऑपरेशंस हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के ऑपरेशन है। कौन से टूल होते हैं वो? क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, चलो एक चीज़ और बताओ कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं?
मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कुछ होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किए थे एंड आई रियली लाइक इट। बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की। कई एस्पिरेंट्स ने होमवर्क भी लिखा एंड सम एस्पिरेंट्स हैव सेड कि सर हम होमवर्क करेंगे। इट्स रियली गुड, इट्स वेरी इंकरेजिंग। सो क्वांटिटेटिव जो टूल होते हैं आरबीआई के, क्या वो कौन से, वो इनडायरेक्ट होते हैं या डायरेक्ट होते हैं? ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है और जहाँ कन्फ्यूजन है वहीं यूपीएससी की निगाह है। चलो अपने काम पे वापस आते हैं। तो मैंने जैसे बताया इस स्कीम को याद रखना, OMSS। चलो, तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला ये आपके इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट है। तो फूड सब्सिडी दो कंपोनेंट किसका होता है? सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द FCI फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द स्टेट। अगर वो स्टेट स्टेट प्रोक्योर करेगा तो FCI की जगह उसको दे देंगे सब्सिडी। और क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द, जैसे मैंने बताया आपका इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस CIP, सेंट्रल इशू प्राइस। ठीक, और ये आप देखिए, और जैसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि आपका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो तो हर साल बढ़ेगा भाई। गोडाउन के चार्जेस हैं, लेबर कॉस्ट है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई, वो तो मार्केट फोर्सेस पे माइनस। लेकिन CPI उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है भाई। पॉलिटिकल भी चीज़ें हैं, है ना, और प्लस फूड सब्सिडी की भी बात है भाई। वी कैन नॉट लेट द पीपल डाई ऑफ हंगर। तो ये तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारी फूड सब्सिडी का बर्डन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एवरी ईयर यू कैन सी अवर फूड सब्सिडी का इंक्रीज़ होते हुए। ये आखिरी डंडा इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि पूरे डेटा नहीं है, क्योंकि ये अभी ईयर के पहले इकोनॉमिक सर्वे बन जाता है ओबियसली। बट आप एक ट्रेंड देखेंगे, एक जगह पे ये आप ये देख रहे हैं, ये देखो हर पॉइंट पे तो बढ़ रहा है लेकिन एक पॉइंट पे ये रिड्यूस हुआ है 2015-16 से 16-17 में। ऐसा क्यों हुआ है? देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या फूड सब्सिडी ओवर द ईयर बढ़ी है? तो आंसर है नहीं, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुई है, बीच में एक जगह पे है प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? दो तीन कारण हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, एक तो ये था कि उस समय जैम ट्रिनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशियरी ये सब कम हो गए थे, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सब्सिडी बर्डन कम हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस CIP की बात थी, उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी कम हुआ था। क्यों? क्योंकि आपका क्रूड प्राइसेस उस समय याद है आपको, क्रूड बोनेंजा मिला था गवर्नमेंट को जब मोदी जी सत्ता में आए थे। उसके 1-2 साल के अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत कम हो गए थे, तो इस वजह से आपके इकोनॉमिक प्राइस भी कम हो गए थे, तो सब्सिडी थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है, तो बस ये कहानी है भाई। ऑब्वियसली आप समझो ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल लगेगा, डीजल सस्ता हो गया तो इकोनॉमिक प्राइस नहीं कम हो जाएगा, बस यही बात है। तो बस ये याद रखना, क्योंकि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो टफ क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत इजी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है फूड सब्सिडी पे। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब अगला एक बात थी, शांता कुमार कमेटी आई थी किसके लिए? FCI में रिफॉर्म्स के लिए। तो शांता कुमार कमेटी याद रखना, वैसे आएगी नहीं, ये मेंस में काम आती है शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन, वो हम कभी मेंस में देखेंगे, बट फिर भी कभी कभी स्टूडेंट्स रहते हैं कि कमेटी हमें आनी चाहिए, तो शांता कुमार पैनल गठित हुआ था इसके लिए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत डिटेल उन्होंने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट फिक्स द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फॉर शुगर केन फॉर ईच सीजन, शुगर सीजन। तो शुगर पे आप देखोगे कि 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, शुगर एंड शुगर केन, एंड बहुत हॉट टॉपिक है, पॉलिटिक्स का भी और लाइवलीहुड से भी रिलेटेड है ना, तो इसलिए भी ज़रूरी है। शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो ये देखो, इसमें थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा दिमाग कम लगेगा इसमें, इसलिए आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा इसको हॉट स्टार लगा लेना, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस साल भी पेपर में आ सकता है। क्यों? अभी हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने डिटेल में इसका एनालिसिस किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, और रिकमेंड किया है कि इसको हटाया जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि हाँ, जैसे MSP होता है उसी तरीके से शुगर केन का भी होता है। ये देखिए, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस रिप्लेस हो गया है, इसका नाम रिप्लेस करके हो गया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। सॉरी, ये हो गया है इसका नाम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। ठीक है, तो आपका जो पहले ये था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, का नाम उड़ के बदल के गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये वो प्राइस है जो मिल ओनर को पे करना होता है फार्मर को। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपका ये शुगर की प्राइसिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये देखो, यही लिखा है कि अब इसका नाम ही चेंज हुआ है ना, शुगर स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस
गवर्नमेंट अनाउंस करता है, इट इज़ द बेसिक प्राइस विच शुगर मिल मस्ट पे टू द शुगर केन ग्रोवर्स। अच्छा, एमएसपी क्या होता है ये तो पता ही है आपको। एमएसपी से हल्का अलग है शुगर का कॉन्सेप्ट। एमएसपी में क्या होता है, गवर्नमेंट सीधे एफसीआई प्रोक्योर करता है किसान से, है ना, मतलब मंडी के थ्रू ऑब्वियसली किसान से प्रोक्योर करता है। पर यहाँ पे क्या है, तो गवर्नमेंट पैसा देता है किसान को। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ गवर्नमेंट पैसा देता, यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है कि मिल को इतना पैसा ग्रोवर्स को देना है, तो वो फिक्स हो जाता है। चलो अच्छा, अब ये बात आती है कि ये कैसे डिसाइड होता है। जैसे एमएसपी किस पे डिसाइड होता है, सीएससीपी की रिकमेंडेशन पे, उसी तरीके से ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस भी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पर ही अनाउंस होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई ये इतना करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो कमेटी है, सेंट्रल कमेटी फॉर इकोनॉमिक CCEA, इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये करती है फाइनल डिसीजन। ठीक है, चलो अच्छा, अगला ऑप्शन था इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। तो 1955 में क्या लगाया गया था। अच्छा, होता क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जैसे मान लो प्याज के दाम बहुत बढ़ने लगे हैं, ऑनियन के, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑनियन को डाल देगी ECA के अंदर और कह देगी कि कोई होर्डिंग नहीं कर सकता। होर्डिंग मतलब पता लगा 50, 60, 70 किलो अपने पास ही रखे हैं, तो डिमांड सप्लाई का जो गेम है गवर्नमेंट उसको ब्रेक करना चाहती है। कई बार क्या होता है, लोग होर्ड और ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है प्याज हमारे पास है, हम होर्ड कर लेते हैं, मार्केट में नहीं निकालेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप मिनिमम अमाउंट। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि 20 किलो से ज़्यादा आप ओनियन नहीं रख सकते, तो बाकी सब उसको देना पड़ेगा। तो जैसे सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। जैसे भाई ओनियन के प्राइस क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि ओनियन की स्कैरसिटी होगी, कमी होगी, तो जिन्होंने ज़्यादा बना के रखा होगा उनको देना पड़ेगा। तो ये हो गया एसेंशियल आइडिया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का। ठीक है, अब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 था, जिसमें बात की गई थी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कैसे मार्केट को हर्ट करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अपार्ट फ्रॉम द अदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का, कि कैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट मार्केट को कितना हर्ट करता है। जो आइडिया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का कि प्राइस कम करना, है ना, और प्राइस की वोलेटिलिटी कम करना, कि जल्दी जल्दी प्राइस ना हो, दोनों ही पर्पस को डिफीट करता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो इकोनॉमिक सर्वे ने आर्ग्यू किया है। ठीक है, एक डब्बा भी उन्होंने बनाया, बॉक्स बनाया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का, वहीं से हमारे आंसर भी आ जाएंगे। देखो कि कौन से मेजर कमोडिटी ग्रुप हैं इसमें, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, अनियन, पोटैटो, शुगर केन, तो ये सब हैं। एक बार एक लिस्ट को देख लीजिएगा, तो ये सब ECA के अंदर आते हैं। ठीक, ECA में क्या है कि एक्ट ने सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है, मोस्ट ऑफ द पावर्स सेंटर ने स्टेट को डेलीगेट कर दी है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर। ठीक है, इसमें रेडिंग भी होती है, रेट भी बहुत पड़ती हैं, बट इकोनॉमिक सर्वे कहता है रेट तो इतनी पड़ी, होता कुछ नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट उससे मुनाफाखोरी और करप्शन ज़्यादा होता है रादर देन द एक्चुअल एसेंशियल सर्वे कमोडिटीज़ एक्ट में कुछ एक्चुअली कुछ नहीं होता। ठीक, तो वो कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का ये डायग्राम है कि मार्केट डिस्टॉर्शन होते हैं ECA की वजह से। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे जब स्टोरेज बना हो गया तो कई सारा जो इन्वेस्टमेंट किस में होना है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में होना है, जो कोल्ड स्टोरेज होना है उसमें, जहाँ पे रखा जा सकता है सामान, उस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। जब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो भाई जिसको टमाटर से टमाटर केचप बनाना है उसको तो खूब सारा टमाटर रखना पड़ेगा ना, तो वो रखेगा ही नहीं, तो कभी वो टमाटर से टमाटर केचप बनाएगा ही नहीं, तो वो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को इफेक्ट करता है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। आजकल UPSC में मेन सेंट्रिक जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, अदरवाइज ये सब मेंस की कहानी है। ठीक है, तो प्राइस वोलेटिलिटी से इंक्रीज होती है और अपोजिट ऑफ द जो ECA चाह रहा था उससे अपोजिट होता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई ECA को हटाओ। ठीक है, चलो फिर इसका याद रखना कि इसके दोनों जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि हर शुगर के सीज़न पे गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है इस चीज़ को, इसका नाम बस चेंज हो गया है। ठीक, चलो इट्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है इसके अंदर, तो आंसर है हाँ, सही बात है। तो एक बार उस लिस्ट को पढ़ लेना। चलो 2015 में देखो फिर क्या क्वेश्चन आया, बहुत इजी, FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ द शुगर केन इज अप्रूव्ड बाई। अब याद रखना पूछा है अप्रूव्ड बाई, नॉट रिकमेंडेड बाई। रिकमेंडेड बाई होता तो ये होता, अप्रूव्ड बाई है तो ये है, बस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस लॉजिक लगाना था कि अप्रूव, देखो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि हर कमेटी कमीशन क्या करता है, रिकमेंड करता है। हमने पॉलिटी में भी कितना पढ़ा, फाइनेंस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, मेजॉरिटी कमीशन क्या करते हैं, UPSC हो, कह लो UPSC को ही रख लो, NHRC हो, सब में एक जो हम मेंस में क्या लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है भैया, सब रिकमेंड ही करते हैं।
अंत में डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। यूपीएससी तो कितने सारे रिकमेंडेशन करता है, इनफैक्ट यूपीएससी भी बच्चों के मार्क्स, यूपीएससी जो एग्जाम करता है वो केवल बच्चों के नाम रिकमेंड करता है। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कह दे नहीं रैंक 1 को हम अपना आईएएस नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इट इज अल्टीमेटली द प्रोरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है फाइनली, यूपीएससी का जॉब है रिकमेंड करना। हाँ, गवर्नमेंट पे ये ज़रूर है कि उनको एक अच्छा रैशनल एक्सप्लेनेशन देना होगा उसके पीछे, पर इट इज़ अप टू द दीज कमीशंस एंड कमिटीज़, उनका पास केवल रिकमेंडेशन का काम होता है, तो अप्रूव करने का काम नहीं होता है। तो यहीं से आपका बी गलत हो जाता। थोड़ा बस इसका हल्का सा दिमाग लगाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेट सत्ता किसकी, हमारा क्या है, लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है, तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होगी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में, है ना। तो ये आइडिया है इसके पीछे का। चलो, तो CACP क्या है? अटैच ऑफिस है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, ये भी थोड़ा याद रखना। तो ये क्या करता है? बहुत सारे डायमेंशंस को देख के एक अमाउंट डिसाइड करता है, MSP या फिर FRP, और वो फाइनली गवर्नमेंट उसको उसके बेसिस पे प्रिक्योरमेंट करती है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर A। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क। ठीक है, तो नाम से क्या है, देखो मेगा, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, मेगा फूड पार्क। ठीक, अब मेगा फूड पार्क है, अभी कह रहा है कि किस पर्पज से बनाया गया होगा। अब खुद दिमाग लगाओ, मान लो आपने मेगा फूड पार्क नहीं भी पढ़ा या केवल नाम सुना है, डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो ऑप्शन देखो कैसे हैं। ये सब बोल बच्चनगिरी है, ये गवर्नमेंट की हर स्कीम में हर चीज़ में मिलेगा। अब अगर मान लो भी जैसे गवर्नमेंट ने भी ये क्वांटम, इस साल बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक वो निकाला, क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक नेशनल प्लान निकाला है। अब उसमें अगर एक ऑप्शन होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्या वो गलत होगा? कभी गलत नहीं होगा भाई, वो तो कहीं ना कहीं प्लान में होगा ही होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, वो तो होगा ही होगा। सिमिलरली इसमें भी देखो चलो, पहला पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गलत हो सकता है? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ठीक है। देखें, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ द पेरिशेबल आइटम एंड रिड्यूस वेस्टेज, बिल्कुल ठीक है भाई, नेशनल प्रायोरिटी है। कितना सारा खाना तो हमारे यहाँ पेरिश हो जाता है। एक फैक्ट है, मैंने कहीं पढ़ा था, इनको एसए और एथिक्स में यूज़ करना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को मतलब यूज़ कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ जितना खाना वेस्ट होता है इंडिया में, उतना शायद यूके में, या आई थिंक पूरे यूरोप में शायद यूके ही होगा, यूके में उतना पूरा खाना कंज्यूम होता है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द फूड वेस्टेज हमारे यहाँ जो होता है, इंक्लूडिंग द क्रॉप वेस्टेज एंड द फूड जो बनने के बाद वेस्ट होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रोवाइडिंग इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर्स, एंड ये भी ठीक है, ऑब्वियसली लॉजिकल है। तो इसमें तो सारा बोल बच्चनगिरी था, और इसमें आंसर डी हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो बिना पता हुए भी आप इसको पता कर सकते हैं। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं मेगा फूड पार्क होता क्या है। देखो, मेगा फूड पार्क का मतलब ये होता है कि एक जगह सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जगह से सामान आ जाए और यहाँ पे सारी उसकी प्रोसेसिंग हो जाए। ठीक, अब जैसे ये क्या है? कलेक्शन सेंटर है, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, ठीक है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे फार्मर ग्रुप ने यहाँ अपनी वो भेज दी, क्या बोलते हैं, अपनी मान लीजिए कॉर्न बना रहे हैं, कॉर्न भेज दी है सब ने, फिर वो यहाँ पे हल्की प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई, मान लीजिए उसमें गंदगी हटा दी, बहुत ही जो हल्के लेवल पे हो गई। देखो जैसे यहाँ पे क्या ग्रेडिंग है, पल्पिंग है, ये सब यहाँ पे हो गया। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में क्या हो गया? बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, पल्प निकाल लिया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इंक्लूड कर लिया एक्सपोर्टर को, डोमेस्टिक सेल्स को, बस खत्म। तो ये आइडिया है कि एग्रीकल्चर में कैसे फूड में वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेगा फूड पार्क का जो लॉजिक है। अच्छा, अब ये किस स्कीम के अंदर है? मेगा फूड पार्क स्कीम संपदा इस योजना के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, तो क्वेश्चन इटसेल्फ आ सकता है संपदा योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, हमारी जो अभी नई गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इसने बहुत सारी अम्ब्रेला स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना, अम्ब्रेला स्कीम आपको हर सेक्टर की पता होनी चाहिए। जैसे एक संपदा योजना है, जैसे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में क्या इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट वाली योजना है ना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करके एक स्कीम है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने, जैसे इसमें क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन करके एक उसमें योजना है, एग्रीकल्चर में एक और दूसरी स्कीम है। ठीक है, तो ये स्कीम्स याद रखिएगा, अलग अलग स्कीम, एक जन विकास कार्यक्रम माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए है, तो अम्ब्रेला स्कीम्स याद रखनी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, स्पेशली जिसका कोई अलग से नाम है, जैसे संपदा योजना का अलग से नाम है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3। चलो,
तो संपदा योजना जरा सा देख लेते हैं फटाफट थोड़ा जल्दी। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब गवर्नमेंट ही पूरा फंड करेगा। अच्छा, संपदा का फुल फॉर्म भी है भाई, क्या है वो तो अरेंज कर लेते हैं फुल फॉर्म किसी ना किसी तरीके से। आई स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। बट ठीक है, इतना कुछ दिमाग में नहीं लगाना, वो मेंस में देखना। बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली जो हमने पहले ही बात की थी कि इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, वो सब तो पता है। क्या बोलते हैं उसको? फार्म टू फोक। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, मेंस में पढ़ने चाहिए हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बहुत सारी स्कीम्स जो पहले थी, जैसे मेगा फूड पार्क थी, इंटीग्रेटेड डेवलप, पहले ये साइलोज में काम करती थी। हर स्कीम को अब एक अम्ब्रेला संपदा के अंदर लाके हर सारी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला में ले आए गवर्नमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, तो नैम। तो 2016 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। तो नैम बहुत फेमस हुआ था उस समय कि गवर्नमेंट ऐसा एक गजब स्कीम लेकर आई है। तो बेसिकली आइडिया क्या था नैम का? देखो अब से, देखो आइडिया नैम का बहुत आसान था। एक है हम रिटेलर, ठीक है, ये है आपका कस्टमर या कंज्यूमर कह लो फाइनली, और ये है फार्मर। ठीक, अब फार्मर अभी क्या कर रहा था? केवल एपीएमसी मंडी में जाता था और जितना प्राइस हुआ उसने उतने में बेच दिया और चला आया। अब क्या है कि लेकिन कस्टमर तो अलग अलग हैं बहुत सारे, और उसको पता भी नहीं चल पाता था कि यहाँ के ये कितना पे कर रहे हैं। प्राइस डिस्कवरी इसको बोलते हैं कि फार्मर को नहीं पता चलता कि ये कितना प्राइस पे कर सकता है लौकी के लिए, कद्दू के लिए, XYZ एग्जाम्पल। ठीक, तो इससे क्या हुआ? ई नैम से क्या होगा? फार्मर विल बी लिंक टू दीज पीपल। ठीक, तो यहां से क्या होगा? बेटर, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, है ना, कि फार्मर को इन सब चीज़ों का आइडिया मिले कि वहाँ पे फाइनली जो फाइनल जो लोग हैं, जो फोक लेवल पे हैं, जैसे फार्म लेवल पे हैं, उनको पता चले जो फोक लेवल फाइनली जो खाने वाले लोग हैं या फाइनली जो प्रोसेसर हैं, उन वो कितना पैसा देने को तैयार हैं, सो दैट अ बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो फार्मर को, है ना। जो नैरेटिव है किसका? डबलिंग द फार्मर इनकम, ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आइडिया था नैम का। लेकिन इसमें क्या था कि बीच की जो मंडी थी उसको हटाएंगे नहीं, ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे। फार्मर जाएगा उसी मंडी में, बस प्राइस वो बेटर मंडी से लेने ये आ जाएंगे भाई साहब, या यहाँ से इनको पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी स्टोरी। तो एडवांटेज क्या होंगे? इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। अच्छा, इट प्रोवाइड्स फार्मर एक्सेस टू नेशनल वाइड मार्केट विद द प्राइस कमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। एक और बात भी है, फार्मर ने बताया कि भाई मेरी क्वालिटी ये फार्मर 1 फार्मर 2 से बेटर है, तो आई एक्सपेक्ट बेटर प्राइस। तो ये क्या कर सकता है? निगोशिएट कर सकता है जब इसके पास कई सारे पोटेंशियल कस्टमर होंगे। ठीक है, अगर इसके पास एक ही कस्टमर होगा तो ये क्या इसके पास बार्गेनिंग पावर होगी? नहीं। अब इसकी क्वालिटी बेटर है, कह रहा है नहीं मुझे अच्छा प्राइस चाहिए, तो व्हेन ही नोज कि एटलीस्ट 4 लोग लेने वाले हैं तो वो बेटर बार्गेन कर सकता है और ही विल गेट अ बेटर प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट विल बी राइट। चलो, तो इसका आंसर हो गया, दोनों ऑप्शन ठीक है। चलो नैम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यही है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। देखो मैंने FAQs निकाले हैं सीधे नैम की वेबसाइट से ही। अब बात करते हैं पहला कि नैम के एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम में कोई डिफरेंस है, तो बात है नहीं, कोई पैरेलल मार्केटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, है ना, बस ये क्या करेगा, ये सारे फिजिकल मंडी को एक नेटवर्क, एक ऑनलाइन एक नेटवर्क में क्रिएट कर देगा बस। क्या APMC लूज आउट करेंगे नैम से? आंसर है नहीं, क्योंकि APMC के थ्रू ही होगा सब कुछ, बस ये याद रखना है। और ये रन कौन करेगा? तो ये आपने पढ़ाई होगा, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये एक्चुअली पुरानी स्कीम है, नई स्कीम नहीं है, तो उम्मीद नहीं है इस पर कि क्वेश्चन बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है तो मेन से बन सकता है, प्री में बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब प्री में आ चुका है। तो यही मैं समझा रहा था कि एक बायर होगा, है ना, वो प्राइस कोट करेगा, फार्मर को पता चलेगा, वो ये प्राइस एक्सेप्ट करेगा, फिर वो मंडी के थ्रू उसको भिजवा देगा, ख़त्म बात। क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा ऑब्वियसली कि जैसे तुम बोल रहे हो वैसा है कि नहीं, बस फिनिश। इस तरीके से वो एक आइडिया अच्छा था वैसे, बट इशू कहाँ पे आया? एक इशू आया, यहीं पे दिक्कत है ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ से यहाँ तक जो इसको पहुँचाना है, यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही तो दिक्कत है ना, बस। और प्लस फार्मर की दिक्कत है, उसको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो वो समझ कैसे पाएगा? तो यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। ऑब्वियसली ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो इशूज़ हैं, है ना। चलो, तो इसका आंसर हो गया C, बोथ A एंड B। चलो
नेक्स्ट है शुगर केन का, देखो एक और क्वेश्चन है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। अब चलो मान लो हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा ही नहीं कि भाई सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है क्या, तो क्या करेंगे? ठीक, अब इसमें देखो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। अगेन यार सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि सस्टेन करना है। सस्टेनेबल का आपने डेफिनेशन सुना होगा, बड़ा फेमस डेफिनेशन है कि करंटली वाले लोगों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, फ्यूचर का ध्यान रखना है, बट करंट वाले में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो करंट बिना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के क्या कुछ हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत डालेंगे, हाँ लेस यूज़ करेंगे, वो बात ठीक है, कंट्रोल करेंगे, लेस करेंगे, मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे, पर क्या बिल्कुल नो कर देंगे? तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर जैसे ही आपने तीसरा हटाया तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और आंसर आपका बी आ गया। तो देखा, हमने ये ऑप्शन नहीं पढ़ा, ये ऑप्शन नहीं पढ़ा, जस्ट केवल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट से हमने इस चीज़ को पता कर लिया। एंड देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस जो आपने सुने तक नहीं होंगे ऐसे इनिशिएटिव, आई एम टेलिंग यू। आपको क्या लगता है 2014 में क्वेश्चन आया होगा तो कितने एस्पिरेंट्स ने सुना होगा इनिशिएटिव? हो सकता है करंट अफेयर में होगा उस समय, पर जिन्होंने नहीं भी सुना होगा इट विल बी रिलेटिवली इजी फॉर देम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखो, यूजिंग लेस सीड, लेस वाटर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड लैंड टू अचीव मोर यील्ड्स, है ना। तो सस्टेनेबल चीज़ का आइडिया ही यही है, तो इसका आंसर हो गया बी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2018 में आया था। तो उम्मीद कोई नहीं करता है कि एमएसपी में 23 क्रॉप होती हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, कि 23 क्रॉप कोई पढ़े, बट हल्का सा दिमाग लगाते तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखो, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कई सारे, उनको दिक्कत होती है, देखो टर्मरिक तो फिर भी हल्दी पता होता है, बट थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए अगर इफ़ यू यूज़ हिंदी वाला जो उसके बगल में ट्रांसलेटर रहता है तो उससे बड़ा आराम हो जाता। क्वेश्चन क्या था कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट करती है, इसमें किसकी किसकी करती है? अब दिमाग लगाओ कि एमएसपी का आइडिया क्या है। एमएसपी का आइडिया ये कि भाई फार्मर को प्राइस मिल जाए। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो हमारा वो है फूड सब्सिडी प्रोग्राम है, या फिर वो है ना हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, है ना, जो है फूड सिक्योरिटी बिल है, और इन सब के अंदर जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं वो फुलफिल हो जाए, गवर्नमेंट उन लोगों को दे सके। तो दो आइडिया से बेसिकली दो की आइडिया हैं। अब दिमाग लगाओ, क्या हल्दी काम आएगी? हल्दी के रूप में होगा, हल्दी पे एमएसपी होगा, दिमाग इतना लगाना है हमें। आंसर है नहीं यार, हल्दी पे कौन एमएसपी देगा, है ना। हल्दी तो स्पाइस टाइप का है, और प्लस ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसके लोग पीडीएस वगैरह में हल्दी देते हैं, है ना। तो हल्दी तो नहीं होगा, तो हल्दी जैसे ही हटाया तो साथ देखो ये कट गया, ये कट गया। अब कहानी बात आ गई इन दोनों पे घूम के। ठीक, अब देखो ऑप्शन हमने देखे तो 2, 3, 4, 5, 6, तो एक ये ठीक है, 6 को नहीं देखना, 5 को नहीं देखना, 4 को नहीं देखना, 1, 2, 3 से समझ में आ जाए। सुपारी, जौ और कॉफ़ी। ठीक, तो एक ऑप्शन कहता है कि सुपारी और कॉफ़ी 1 और 3, देखो सी ऑप्शन, इन दोनों पे एमएसपी है और जौ पे एमएसपी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि सुपारी और कॉफ़ी पे एमएसपी नहीं है और जौ पे एमएसपी है। खुद बताओ क्या लॉजिक होगा? सुपारी पे एमएसपी मिलेगा या कॉफ़ी पे एमएसपी मिलेगा? कॉफ़ी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, ये तो पता होगा, जो कमर्शियली उगाई जाती है। तो लॉजिकल क्या है, जॉब पे मिलना ज़्यादा आसान है कि कॉफ़ी या सुपारी पे मिलना आसान है? जॉब पे मिलना एमएसपी का ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो आंसर वहाँ से फट से बी निकल के आ जाता है ना। तो काम हेड करके अगर दिमाग लगा के, हल्का सा दिमाग लगा के करें तो कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इज़न्ट इट। तो इसका आंसर हो गया बी। देखो हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने आपको समझाया भी नहीं कि एमएसपी के अंदर 13 क्रॉप मत याद करो, क्या करो। यूपीएससी वांट्स यू टू हैव दिस वेरी स्मॉल लॉजिक, और बहुत दिमाग लगा के ऑप्शन भी सेट किए जाते हैं, है ना, बहुत रैंडम नहीं सेट होते हैं ये। चलो अगला है बीआईएस एंड एग मार्क। अब ये इन जैसे क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा याद करना, रटना पड़ेगा। ये क्या है? आईएसआई मार्क है, स्टैंडर्ड मार्क। बीआईएस आपने सुना होगा ना, आईएसआई हॉल मार्क बोलते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब। ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि हाँ टायर एंड ट्यूब, क्योंकि उसमें अगर सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो क्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे? तो टायर एंड ट्यूब में सर्टिफिकेशन और क्वालिटी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो भाई ठीक होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब। फिर है अगला एग मार्क। एग मार्क सर्टिफिकेशन इशूड बाय एफएओ। अब ये पता होना चाहिए एफएओ करता है कि नहीं करता। अब अगर आपने हल्का सा ही पढ़ा हो कि हाँ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में एग मार्क होता है, तो आपको आइडिया हो जाता कि एफएओ नहीं करता, हमारा गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है।
बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, ये करता है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन करता है, अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। तो बस ये याद होना चाहिए, ये थोड़े जो स्पेसिफिक मार्क होते हैं, स्टैंडर्ड मार्क, एग मार्क, ये थोड़े हमें पता होने चाहिए। तो अगर ये पता है तो हमारा आंसर ईजी हो जाता है। तो वही मैंने बताया ना, थोड़ा रटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एग मार्क क्या है? सर्टिफिकेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को होता है कि भाई अगर इस स्टैंडर्ड को आपका प्रोडक्ट सर्टिफाई कर रहा है तो हम आपको एग मार्क देंगे, बस खत्म बात। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इसको। ठीक, अब आपको पढ़ना क्या है? आपको 2-3 चीज़ें अपने एंड पे पढ़नी है। इको मार्क पढ़ना है, ठीक है, एक इको मार्क पढ़ लीजिएगा प्लीज़। जैसे आपने पिछली बार बनाई थी एक होमवर्क की लिस्ट, प्लीज़ कोई एस्पिरेंट बना दे, अच्छा है, आपको ही फ़ायदा होगा। एक मार्क बनाइए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए क्या मार्किंग है और कौन सी स्कीम है। एक स्कीम में थोड़ा बता रहा हूँ, पार्टिसिपेटिव स्टैंडर्ड कोई की करके स्कीम है, तो वो देख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लेके कौन सी स्कीम है। ठीक है, एक एफ लोगो करके है फोर्टिफिकेशन का, वो किसने? एफ फसाई ने दिया है। तो ये 3 चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। फोर्टिफिकेशन करके लोगो है, एफ करके शायद फसाई ने बनाया है। तो ये 3 चीज़ें अपने एंड पे देख लेना। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन, इन इंडिया मार्केट्स इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर कौन से एक्ट के अंदर? एग्रीकल्चरल मार्केट कौन से में है? तो ये तो हर एस्पिरेंट जिसने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा पता होगा। एपीएमसी कितना बड़ा इशू है, ये पता नहीं कितने साल से ये करंट अफेयर बना है और कितने साल तक बना रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते बोलते परेशान हो गई है कि एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करो अपने अपने। ठीक है, तो एपीएमसी एक्ट इन मार्केट कौन करता है? एपीएमसी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, बहुत आसान। इनेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? केवल नच करती है, मॉडल एक्ट बनाती है कि भाई ये मॉडल एक्ट है। अच्छा, ये मॉडल एक्ट का तो कौन सा समझ में आता होगा, क्योंकि भाई 3 लिस्ट है ना, क्या है? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अब यूनियन उन चीज़ पे लॉ नहीं बना सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, आप पॉलिटी में मत ले जाइएगा मुझे। जब सो यूनियन नहीं बना सकता स्टेट पे लॉ जनरली, राइट, बट स्टेट्स को परसुएट करने के लिए वो मॉडल लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो एक मॉडल लॉ क्या है? मॉडल एपीएमसी लॉ। और उस चीज़ को परसुएट करने के लिए क्या देते हैं? कभी कभी इकोनॉमिक इंसेंटिव देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आपको एडिशनल फंडिंग देंगे या सेंट्रल असिस्टेंस देंगे अगर आप इस चीज़ को रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एपीएमसी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो दलवाई कमेटी थी उसने और भी रिकमेंडेशन दिए थे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे। ठीक है, वो अलग है, मेंस में अलग है कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे। बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए थे एग्रीकल्चर मार्केट पे। ठीक है, ग्राम्स की बात की थी, ग्राम्स को गवर्नमेंट ने वो भी किया था, इनैक्ट भी किया था अपने बजट में। चलिए बाद में बात कर देंगे वो सब के बारे में। तो बस इतना समझिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट इनैक्ट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एग्रीकल्चर मार्केट को देखती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि फार्मर को अपना प्रोडक्ट एपीएमसी में ही बेचना होता है। ठीक, मतलब मंडियों में बेचना होता है, एपीएमसी मंडी में। अच्छा, ये इनैक्ट क्यों किया गया था? एपीएमसी इतना बड़ा इशू हो गया, इनैक्ट क्यों किया गया होगा एपीएमसी? इसमें यह भी है कि कोई बंदा बाहर से आके फार्मर से डायरेक्ट भी नहीं खरीद सकता। ऑब्वियसली फार्मर को यहाँ बेचना है, इसका मतलब नो बडी फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड बाई फ्रॉम द फार्मर। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? सोचिए, एपीएमसी लॉ क्यों लाया गया होगा? क्योंकि पहले क्या होता था कि फार्मर ने अपना प्रोड्यूस बनाया, फिर लोगों ने जो जैसे साहूकार हुए या मनी लेंडर हुए, उन्होंने बोला कि तुमने हमसे पैसा लिया है तो पैसा नहीं लेंगे, हम तुम्हारी फसल पूरी ले जाएंगे। तो इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इसको एबॉलिश करने के लिए एपीएमसी लॉ बनाया गया था। ठीक है, अब वो आइडिया और फिर वो फाइनली एपीएमसी क्या हो गया? एक हिंडर पैदा हो गया फार्मर को प्राइस रियलाइजेशन का। चलिए, इतने मिडिलमैन हो गए कि फार्मर और इतने मिडिलमैन हो गए कि फार्मर फार्म्स और फोक की जो मैंने बात की, उन दोनों के बीच में खाई पैदा हो गई लंबी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर तो बी है। तो हाँ, नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला, जैसे मैंने बताया ना कि सेंटर क्या कर सकता है, एक तो मॉडल लॉ बना सकता है और एक इंसेंटिवाइज कर सकता है। तो इंसेंटिवाइज अभी कौन कर रहा है सेंटर की तरफ से? नीति आयोग। सो नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया था, कौन सा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। अब इसमें जो स्टेट अच्छा करेगा तो हम एक रैंक निकालेंगे। अब रैंक निकालेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा स्टेट्स के बीच में, क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक, तो उस आइडिया पर जैसे बहुत सारे हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स निकाला है ना नीति आयोग, तो उसी बेसिस पे नीति आयोग ने ये
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स भी निकाला था। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन पर है। एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1997 1996 1997 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू द पुअर फार्मर। अब देखो, लोन असिस्टेंस टू द पुअर फार्मर, थोड़ी घंटी बजी कि लोन असिस्टेंस कैसे देंगे भाई पुअर फार्मर को, और वो इरिगेशन उससे कैसे पैदा होगा। देखो 1996 1997 की बात है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन वगैरह की बात नहीं चल रही है ना। तो फार्मर इरिगेशन के लिए क्या करेगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है कि लोन असिस्टेंस पुअर फार्मर को नहीं देंगे। ठीक, यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा, बट फार्मर्स को नहीं दिया जाएगा, एजेंसीज को दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974-75 फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशिएंसी। अब ये देखो कितना जनरिक स्टेटमेंट है, और ये सही भी है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। अच्छा देखो, अब इसका कंटेक्स्ट क्या है। 2015 में एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू ये कितने साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्यों पूछ लिया, नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया है, जिसमें ऑलरेडी गोइंग ऑन इरिगेशन स्कीम्स को मर्ज किया गया था, है ना। जैसे अम्ब्रेला स्कीम की बात की थी मैंने, तो इसमें भी सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया था, इसलिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बात वही है, कमांड एरिया डेवलपमेंट। अच्छा, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, रिवर बेसिन, ये प्लीज़ ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, रिवर बेसिन और कमांड एरिया में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। कमांड एरिया क्या होता है, जो डैम और प्रोजेक्ट के अराउंड होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट वर्क होता है। और बेसिन क्या होता है कि हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है, जो आपकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटरशेड, ये सब कॉन्फ्लुएंस माउथ, ये सब इंक्लूड होता है ना। ये क्या होता है, जहाँ पे उस पानी का यूज़ होता है, डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह होता है। एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन भी यूपीएससी पुट कर देता है, बट ये ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में चला गया। चलो, तो इसका आंसर बी हो गया। अब याद रखना, लॉजिक से लगाना है ना, लोन असिस्टेंस तो पुअर फार्मर कैसे देगा, बस यहीं पे इसका रीज़न था। इनफैक्ट उस समय का कंटेक्स्ट था, तो उस समय लोग पढ़ भी रहे थे इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी था। चलो, अगला स्कीम है प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगेन कंटेक्स्ट वही था, आई थिंक ये यूपीएससी 2016 या 17 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटेक्स्ट यही था क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई थी। अब इसमें देखो, इट स्कीम्स कवर द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन्स एंड अनसीजन रेन। अब फसल बीमा योजना है, तो बीमा का मतलब इंश्योरेंस है, तो ऑब्वियसली बी तो सही होना चाहिए लॉजिकली। दूसरा है, अंडर दिस स्कीम फार्मर हैज टू पे अ प्रीमियम, यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन द सीजन ऑफ द ईयर। अब ये बताओ, यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। थोड़ा मैं देखो, आप लोग बोलेंगे कि ये तो सर आर्म चेयर एनालिसिस है, अब आपको आंसर पता है या क्वेश्चन आ चुका है, तो आप यू कैन से लाइक दिस। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, दिस इज़ अ बेनिफिट आई हैव, बिकॉज क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ से बैठ के एनालिसिस कर सकता हूँ। अच्छा देखो, ये सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था, पर इट्स ईजी फॉर मी टू डू इट, आई नो इट। बट अगर ऐसा है भी, तो एटलीस्ट 100 में से 80 क्वेश्चन में तो काम बन रहा है ना हमारा। 20 क्वेश्चन में ये हो सकता है कि व्हेन यू कैन ब्लेम मी कि सर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगेगा, बट 80 क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। अब देखो, दिमाग लगाओ ना, यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल द क्रॉप्स। तब देखो ना, कंपेयर करो क्रॉप्स कौन सी होती है भाई, खरीफ रबी, चलो मान लो एक जैसा है भी, मान लिया, बट क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी होगा, जो इतनी महंगी क्रॉप्स होती हैं, है ना, जिसमें प्राइस रियलाइजेशन अच्छा होता है। तो क्या गवर्नमेंट इतना सब्सिडाइज करेगा कि सबके लिए इक्वल करेगा, तो आंसर है नहीं। क्या एमएसपी सबके लिए सेम होता है, आंसर है नहीं भाई। शुगर केन का अलग होता है, शुगर केन का एफआरपी अलग होता है, गेहूं का अलग होता है, चावल का अलग होता है, दालों का अलग होता है। तो ए वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी एग्रीकल्चर में तो नहीं निभाई जा सकती। और खुद सोचो, इतने रीज़न हैं तो नहीं हो सकता। तो आइडिया वही था कि देखो 1.5% खरीफ के लिए, 2% 1.5 रबी के लिए, एंड 5% था हॉर्टिकल्चर के लिए, वहीं से वो आंसर निकल गया था। ठीक है, तो इसका आंसर था बी। चलो नेक्स्ट है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था 2019 का, लैंड सीलिंग पे क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। अब चूंकि हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते नहीं हैं इतना उसमें प्रीलिम्स में, बट मेंस में तो पूरा टॉपिक है आपका लैंड रिफॉर्म, जीएस 3 में, है ना। लैंड रिफॉर्म तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी आता है, तो प्लीज़ पढ़ लेना लैंड रिफॉर्म अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस पे था, लैंड सीलिंग पर था। तो लैंड सीलिंग होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। उन 2-3 कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए बता देता हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो लैंड सीलिंग क्या होता था,
आइडिया क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे, अच्छा नहीं, लैंड सीलिंग तो अंदर उसके अंदर था, लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन था, आई एम सॉरी, लैंड सीलिंग उसके अंदर एक पॉइंट था। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लैंड सीलिंग वर एम्ड एट द फैमिली, अच्छा चलो ये पता नहीं है, मान लिया। मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वॉज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लैंड टू द ऑल द लैंडलेस, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑल द में दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक लग रहा है अभी कुछ कुछ, ठीक। देन इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स एज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। नहीं, ऐसा कैसे, कैश क्रॉप्स कैसे प्रीडोमिनेंट हो सकती हैं भाई? लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि बड़े लैंड को छोटे छोटे लोगों को दे देना। अब छोटे छोटे लोगों के पास लैंड जाएगा तो वो क्या करेंगे, क्या वो कैश क्रॉप उगाएंगे? आंसर है नहीं, वो क्या उगाएंगे? सबसिस्टेंस क्रॉप पहले प्रायोरिटी देंगे भाई, पेट तो भरना चाहिए। तो ये थर्ड तो बिल्कुल गलत है। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट। अब देखो हमें नहीं पता लैंड सीलिंग क्या है, पर कोई भी ऐसा लॉ आज तक बना है जिसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं हो? आंसर है नहीं। अरे कोविड-19 के चक्कर में भी कितने एग्जेम्पशन है कि भाई इनको दे रहे हैं, मीडिया वालों को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, इनको पास है, उनको पास है, पास की अब तो फर्जीगिरी हो रही है। एक तो न्यूज़ आई थी कि पास में भी फर्जी पास लोग बनवा के घूम रहे हैं। तो सी एंड डी तो नहीं हो सकता है ना, तो आंसर था ए और बी में, ठीक। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीलिंग लॉ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये देखो हमने प्रोबेबिलिटी इंक्रीज की ना, बस थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। इसके लिए आपको सीलिंग लॉ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आई बिलीव आपको पता होगा, गुड स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो लैंड सीलिंग में क्या था, देखो प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एरिया थे और कुछ लोगों के पास लैंडलेस थे। दे आर द फार्मर, वो यहाँ काम ज़रूर करते थे पर उनके पास लैंड नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स, ज़मींदारी एबोलिशन वगैरह वगैरह हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं लैंड सीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक आदमी के पास बहुत बड़े बड़े लैंड है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब मैक्सिमम लैंड सीलिंग आप केवल इतनी रख सकते हो, मान लो x हेक्टेयर आप मैक्सिमम सीलिंग रख सकते हो। तो इतना जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फार्म है, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड है, ये आपको दूसरे को देना। गवर्नमेंट क्या करेगा, आपसे लेके फिर वो लैंडलेस वालों फार्मर को थोड़ा थोड़ा लैंड दे देगा, ठीक। तो लैंड सीलिंग का ये कहानी थी। अब देखो ऑब्वियसली लॉ बनना और लॉ इंप्लीमेंट होने में इंडिया में आप जानते हैं कितना बवाल होता है। अब क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट ने गलती कर दी कि लैंड सीलिंग बोला कि एक आदमी की, मान लो एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन एक्स को बोला कि आपके नाम पे इतनी लैंड हो सकती है। अब एक्स के पास थी कम से कम इसी लैंड का 4 लैंड थे इस साइज़ के, मान लो गवर्नमेंट ने बोला इतना हो सकता है। तो अगर वो सिंगल लगता, अगर आइडियली लॉ अप्लाई होता तो मिस्टर एक्स को केवल इतना लैंड मिलता, इतना उनको देना पड़ता। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये वाला लैंड अपनी वाइफ के नाम कर दिया, ये वाला लैंड अपनी बेटी के नाम कर दिया, बेटे के नाम कर दिया। इनफैक्ट ये तक न्यूज़ आई थी कि कुछ तो अपने कुत्ते बिल्ली के नाम कर दिया। इतना लैंड था लोगों के पास कि लैंड सीलिंग होने के बावजूद, सबके रिलेटिव होने के बावजूद उनको अपने जानवरों पे, मरे हुए माँ बाप के, इन सब के नाम करना पड़ा, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ, लैंड सीलिंग का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। लेटर ऑन 1971 में पॉलिसी रिवर्स हुई, फिर उन्होंने फैमिली वाले लैंड होल्डिंग को इंक्लूड किया। मतलब एक फैमिली की लैंड सीलिंग बनेगी, चाहे वो मिस्टर एक्स हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हों, सबको मिला के इतना लैंड हो सकता है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ समझने का है कि इसमें बेनामी प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। अब मान लो आपने कमाया, आपके पास तो अपने लैंड पे इतनी लैंड है, पर आपने अपनी वाइफ के नाम पे इतनी कर दी या अपने रिलेटिव के नाम पे इतनी कर दी, पर पॉइंट ये है कि रिलेटिव ने कमाया तो है नहीं है, तो इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। इनफैक्ट कई बार तो रिलेटिव्स को पता भी नहीं होता था कि हमारे नाम पे प्रॉपर्टी पड़ी है, तो इसको बोलते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल है बेनामी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। चलो, इनफैक्ट अभी भी ये होता है, कई रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि बहुत एरियाज़ में अभी भी होता है कि जो किसान है उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसको पता नहीं होता कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरे नाम पे है। क्यों? क्योंकि बड़े जो आदमी हैं उसके नाम पे पूरे ज़मीन के पूरे पैसे मज़े लेता है और वो चुपके से इसके नाम पे ज़मीन करा देता है ताकि वो लैंड सीलिंग लॉ से बच जाए, और ये बंदा उस पर काम भी करता रहता है। तो दिस इज़, वही तो बोला ना मार्क्स ने, क्लास इन इंडिया। चलो, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, आंसर ऑप्शन क्या हुआ, लैंड सीलिंग और लेम्ड एट द फैमिली होल्डिंग्स नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, तो आंसर गलत हो गया, आपका आंसर बी ठीक हो गया। थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, थोड़ा यहाँ पे ऑल का दिक्कत हो सकता है, पर वही बात है, ऐसा हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर पे जाना है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, सीलिंग वगैरह, आंसर इसका बी हो गया। चलो,
अब आते हैं, हमने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देख लिया, जल्दी जल्दी थोड़े से इंडस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है एसईजेड का। एसईजेड क्या चीज़ है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्यों बनाए गए थे? अब नाम से देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको एक बात बताना चाहिए इंडियन इकोनॉमी की, कि भाई हमने एग्रीकल्चर से सीधे शिफ्ट मारा सर्विस सेक्टर में, हमने बीच में हमारा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बीच में गुलसा हो गया। ठीक, या फिर जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी कंट्री का, वो प्रोसेस हमने फॉलो नहीं किया। तो उसको बूस्ट करने के लिए एसईजेड आया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को खूब बूस्ट करेंगे, ये सब करेंगे। एक्चुअली एसईजेड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि देयर विल बी एरिया, एक ऐसा इनक्लेव जैसा होगा जो जहाँ पे कोई टैक्स, जो नॉर्मल एक ही नॉर्मल देश के अंदर एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे जैसे टैक्स लगते हैं वो टैक्स वैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे अलग तरीके से इंसेंटिव दिए जाएंगे, टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे, टैक्स नहीं लग, मतलब एक्सपोर्ट की बहुत अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एरिया ऐसा बनाएंगे जहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को और बाहर के एफडीआई वगैरह को। ये आइडिया था एसईजेड बनाने का। ठीक, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ऑब्वियसली सही। इन प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, बिल्कुल सही। प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस ओनली, सर्विस कहाँ से आ गया? सर्विस होगा, हो भी सकता है हो, लेकिन मेन क्या था? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस था। तो आंसर 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत हुआ तो सब गलत। आंसर इसका ए हो गया, 1 और 2। ठीक, तो केवल बेसिक कंसेप्ट एसईजेड से भी हमें काम बन गया। अब ये पढ़ लीजिएगा आपकी क्या क्या बेसिकली काम क्या थे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली इनक्लेव, ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है, जगह बनाते हैं। इनक्लेव तो पता होगा ना आपको, इनक्लेव क्या होता है? किसी भी बड़ी जगह के अंदर एक छोटा सा अगर स्पेस होता है तो उसको इनक्लेव बोलते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से इनक्लेव है? 2 छोटी छोटी कंट्री हैं, स्वाजीलैंड और लेसोथो। स्वाजीलैंड का तो मैं श्योर नहीं, लेसोथो है, 2 कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका के अंदर ही। तो वो क्या है? इनक्लेव्स हैं। ठीक है, तो 2005-6 में ये एक्ट आया था एसईजेड का। चलो ये देख लेना। तो एसईजेड कहाँ कहाँ है, क्या है? अब ये ध्यान रखना, रिसेंटली 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी, बाबा कल्याणी कमेटी। ये मिस्टर बाबा कल्याणी है, तो इन्होंने एसईजेड की रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेन एक आइडिया बोला कि एसईजेड को बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। यू हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पशंस टू एसईजेड कि वो बेसिकली मतलब जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा हुआ नहीं। तो उन्होंने एसईजेड को 3 ईज में कन्वर्ट करने की बात की, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स। मतलब कि उन्होंने बोला उस हिसाब से बेनिफिट दो जिस हिसाब से ये आपको एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। मतलब कि एक कंपनी अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग वो मिलना चाहिए। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो मेन आइडिया ये था। बाकी आपका मेंस में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसईजेड का वो याद रखना। एक और चीज़ याद रखना है एसईजेड के अलावा, एनआईएमजेड। ठीक है, तो एनआईएमजेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या था? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर एक टाउनशिप बनाने की बात की गई थी, जहाँ पे क्या होगा, वही बात है जो मैंने बोला आपसे कि इनफर्टाइल लैंड वगैरह को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। ठीक है, वही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इन्वेस्टमेंट पैदा करेंगे, ये वो। अब वो क्या होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, जैसे पॉलिटी में है ना एक चैप्टर म्यूनिसिपैलिटी, तो उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, आपने पढ़ा होगा शायद एक। तो एनआईएमजेड विल बी अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक, चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोवाइड करेगी, मतलब एक अलग से कंपनी बनाएगी इसको बनाने के लिए, और ये सब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी और ये सब बातें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी आया था, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, एसईजेड और एनआईएमजेड में। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है एसईजेड का? एसईजेड एक्ट हम पढ़ चुके थे, और एनआईएमजेड का मैंने जैसा बताया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। थोड़ा मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया में थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जैसे कि एसईजेड का मिनिमम एरिया 10 हेक्टेयर हो सकता है और मैक्सिमम 5000 हेक्टेयर, और एनआईएमजेड का मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया है 5000 हेक्टेयर से शुरू होकर, कोई डिफाइंड नहीं है मैक्सिमम एरिया। ठीक है, कुछ आईटी एग्जाम्शन में कुछ अलग है, इसमें इतना नहीं दिमाग लगाना, ईआईए में भी इतना दिमाग नहीं लगाना कि दोनों के लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कौन करेगा। ठीक है, थोड़ा ओरिजिन और मैक्सिमम मिनिमम एरिया का ध्यान रखना। चलो, तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। अगला क्या है कि कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए।
तो पहला है NIMZ को बनाना, ऑब्वियसली सही बात है, तो आंसर आपका बी गलत हो गया, जिसमें वन की बात ही नहीं की गई है। ऐसे ही करना चाहिए क्वेश्चन को फटाफट, जैसे पहला आंसर देखा, पहला ऑप्शन तुरंत पहले कैंसिल किया, अच्छा ठीक है पहला आता है, ठीक है हमने कैंसिल कर दिया, तो उससे तुरंत कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब 3 में से एक चुनना है, ठीक, पहला देखा फट से, दूसरा पढ़ा भी नहीं, दूसरा प्रोवाइडिंग बेनिफिट फॉर द सिंगल विंडो क्लियरेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितनी अच्छी बात है, तो उसमें 2 भी आना चाहिए, तो 1 और 2 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन डेवलपमेंट फंड, मुझे पता नहीं फंड क्या है, पर हाँ अगर कोई फंड ऐसा है तो ऑब्वियसली नाम से भी क्या, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन डेवलपमेंट, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, और ये भी होगा। और देखो अगर आपका 1 और 2 पहले एलिमिनेट हो गया है तो आंसर आपका ऑब्वियसली 1 और 2 होगा, तो आंसर आपका ऑब्वियसली डी हो ही जाएगा पहले ही, इनफैक्ट पहले ही आपका तीसरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपका आंसर डी पहले ही हो गया, ठीक है। तो इवन इफ आपने नहीं पढ़ा और आपने क्या किया, एक दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, आपने क्वेश्चन देखा और फट से पहले देखा, अरे यार ये फंड मैं पढ़ना भूल गया, अरे यार मैंने PT 365 XYZ 65 PT 720 मैंने रिवाइज नहीं किया और ये फंड देखो भूल गया, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो रॉन्ग हो गया। बट लॉजिक लगाया हमने, देखा इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, वी गेट द आंसर डी, राइट। सो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है और अपने ऊपर भरोसे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो हम NIMZ पढ़ चुके हैं, तो आंसर इसका हो गया डी। चलो, तो एक क्वेश्चन आया था 2016 में कि पहला NIMZ कहाँ था, तो उस समय करंट अफेयर रहा होगा, तो पहला NIMZ कहाँ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। चलो अगला है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर क्या है, ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ लेना, इस बार भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपके करंट अफेयर में था, क्योंकि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है अब वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर क्या कर रहा है, नकेल कस रहा है। क्यों, शेल कंपनीज आपने सुना होगा, शेल कंपनी से कितना मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है। अब MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब वो क्या कर रहा है, LLP पे नकेल कस रहा है, किसके लिए, क्योंकि बहुत सारे LLPs का यूज़ हो रहा है टैक्स इवेजन के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, राइट। तो LLP क्या होता है, अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है, और ये इसको लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं, इसमें बेसिकली आपकी जितना पार्टनरशिप होती है कंपनी में, आप उसी पार्टनरशिप के लिए लायबल हो, समझ में आया। तो लिमिटेड लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर एज फार द सिविल केसेस आर कंसर्न, तो आप उतने ही लायबल हो जितना आपका पार्ट है, आप पूरी कंपनी के लिए लायबल नहीं हो। दूसरे ने कोई मिसकंडक्ट किया, नेग्लिजेंस किया, तो उसके लिए आप लायबल नहीं हो, आप उसी के लायबल हो आपका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसको बहुत बेनिफिट भी मिलते हैं, टैक्स इनिशिएटिव, टैक्स इफिशिएंट होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट इतना पता होना चाहिए कि थोड़ी डिटेल कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर नहीं डिफाइन है, तो 20 वाला कोई लिमिट ऐसा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ईजी टू इस्टेब्लिश टैक्स बेनिफिट और ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे लाइक द शेल कंपनीज, इनएक्टिव LLPs, जो LLPs इनएक्टिव हैं, उनका यूज़ क्या कर रहे हैं, टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बस ये देख लेना, इसका आंसर क्या है कि 20 का कोई लिमिट नहीं है और पार्टनर शुड बी लेस देन 20, इट्स नॉट अ फीचर, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स इट इज़ ऑल द अदर थिंग्स आर फीचर ऑफ LLP। चलो अब थोड़े 1-2 क्वेश्चन कोल के कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ द कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ द कोल। इंडिया इतने टन ऑफ कोल को क्यों करता है इंपोर्ट, जब हमारे पास इतना ज़्यादा कोल है। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कोल है ना, इतनी सारी कोल की माइंस हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ऐसा क्यों है। अब देखो ऑप्शन से देखते हैं, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल एंड द फ्यूचर इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री फॉर प्रेजेंट यूज, मतलब कि अभी अपना से बचा लो और अभी बाहर से लेके यूज़ कर लेते हैं। पर ये क्या लॉजिकल लग रहा है, देखो लॉजिकल तो बहुत लग रहा है, पर क्या इकोनॉमिकली लॉजिकल है। हम अपना क्यों ये करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बढ़ाएंगे जब हमें वैसे इतनी दिक्कत है ना। तो हम क्या ऐसा करेंगे, इतनी बेवकूफ़ी, हम अपने रिसोर्स को नहीं यूज़ करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आंसर है नहीं, ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि इट डज नॉट सीम्स प्रैक्टिकल, दो इट सीम्स लॉजिकल इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सही बात है ना, अगर हमारे पास रिसोर्स है तो हम अपने रिसोर्स का यूज़ करेंगे, स्पेशली जब हमारे पास वो नहीं है, फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है। हम इतना कोल्ड इम्पोर्ट करेंगे अगर हमारे पास है तो हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम ना करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत हुआ तो देखो ऑप्शन ए गलत हुआ, सी गलत हुआ और डी गलत हुआ और ऑप्शन बी ठीक हो गया, देखा। सो विदाउट रीडिंग ऑप्शन 2 and 3 यू गेट द पॉइंट, एंड ऑब्वियसली 2 and 3 ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू सफिशिएंटली, अच्छे कोल नहीं मिल रहे हैं, प्लस हमारा जो कोल है वो इतना अच्छा क्वालिटी का कोल नहीं है,
तो ये एक इशू है ही है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा जानना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसे लॉजिकल यूपीएससी पुट करता है कि भाई हमारे पास इतना कोल है तो हम इंपोर्ट क्यों करते हैं फिर? लॉजिकल बात है, ठीक है। चलो अगला है, सो वही कोल इंपोर्ट की बात थी। अच्छा, अभी कोल क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसका आंसर बी हो गया। अभी कोल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री, ठीक है। अब देखो 2019 में क्वेश्चन आ भी चुका है कोल पर। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। क्या बात सही है? बात ठीक है ना। कोल सेक्टर नेशनलाइज किया गया था। चलो, लेकिन मान लो हमें नहीं पता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लेकिन हमें इतना तो पता होगा कोलगेट के बारे में। कोलगेट टूथ मंजन नहीं, कोलगेट, जैसे 2G स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम हुआ था, है ना। तो सेकंड ऑप्शन, नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। क्या ये ऐसा हो सकता है लॉटरी बेसिस पे? आंसर है नहीं। हर चीज अब होती है ऑक्शन के बेसिस पे, है नहीं। तो लॉटरी बेसिस पे तो नहीं हो सकता। लॉटरी जहां पे इतने फैक्टर्स और भी फैक्टर होते हैं, डिस्क्रिशन वगैरह के फैक्टर होते हैं, और इतने बड़े स्कैम फेस करके आए हैं, तो हम क्या लॉटरी बेसिस पे बिलीव कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ठीक। तो आंसर सेकंड हो गया रॉन्ग। अब सेकंड रॉन्ग हुआ तो आपका 2 गया, 3 गया, तो आंसर बचा केवल 1 ठीक है या 3 ठीक है। अब तो हमारा काफ़ी आसान हो गया कहानी। अब हमें 2 स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट इट्स शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स कोल प्रोडक्शन। ऐसा हुआ है? आंसर है नहीं। और खुद सोचिए कैसे हो सकता है ऐसा? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ है। हर जगह पे हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा एनर्जी कंजप्शन पर कैपिटा इंक्रीज कर रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारा कोल इतनी जल्दी हम उसको कंप्लीट करके हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे? तो आंसर 3 तो लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन एंड में आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा देखो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलो, आपको कोल के बारे में थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, कोल ये ऑल्सो मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में, ये एक्ट मेंशन है। यहाँ बात करता है वही चैप्टर 4 के अंदर ही ये मेंशन है, एक एक्ट जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, और किसने गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था और कैसे गवर्नमेंट ने जब अपना इंटरफेरेंस छोड़ा तो कैसे इंप्रूवमेंट हुआ। तो कहता है कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 और कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, जो अभी 2018 में रिपील हो गया है, ठीक है। अब नौ प्राइवेट सेक्टर को परमिट कर दिया गया कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए एंटर करने के लिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, कोल इंडिया, जो इंडिया में 84% कोल माइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोल इंडिया, इसको भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसको ब्लैक होल बोलते हैं, किसकी इतनी मोनोपोली थी कोल में इसकी। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस बिकॉज इंडिया को इतना इंपोर्ट करना पड़ता था, बिकॉज कोल इंडिया वॉज नॉट वेरी इफिशिएंट एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। तो इससे कोल इंडिया की मोनोपोली ब्रेक होगी और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी, और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होने पे इफिशिएंसी आएगी, एक्सपर्टाइज आएगी, और अच्छे मेथड आएंगे, ग्रीन मेथड ऑफ एक्सकेवेटिंग कोल भी आएगा, ठीक है। तो ये बात इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार मेंशन की गई है, बट क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, तो उम्मीद कम ही है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि अर्ली ईयर फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, और अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंडिपेंडेंस से लेके 1972 तक क्या था, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते थे। फिर इंदिरा गांधी ने उठा के इसको नेशनलाइज कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि इंदिरा गांधी नेहरू से भी ज़्यादा सोशलिस्ट थी, उन्होंने सब कुछ उठा के नेशनलाइज कर दिया था, ठीक। 2014 में ये कोलगेट स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी माइंस को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद ऑक्शन बेसिस पे कहानी शुरू हुई, है ना। और फाइनली 2018 में नेशनलाइजेशन एक्ट हटा के कमर्शियल कोल माइनिंग को परमिट कर दिया गया, ठीक है। चलिए, चलो, तो ये वही बात है कि प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया कमर्शियल कोल माइनिंग को सेल पर्पस के लिए, ठीक है। अब वो ऑक्शन बेसिस मॉडल पे ये होगा, ना कि लॉटरी बेसिस पे। चलो, तो वही जैसे बता रहा था, कोल इंडिया लिमिटेड 84% कोल आउटपुट को कर रहा था, और इसका अभी तक कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी नहीं है कोल सेक्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इसका 1 हो गया, बाकी दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। चलो, अगला क्वेश्चन है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता था,
अच्छा देखो, इस पूरी सीरीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस पूरी सीरीज का मतलब ये है कि आपने अपने लेवल पे यू हैव स्टडीड द थिंग्स, राइट। हमारा यहाँ पे एक अपार्ट फ्रॉम द अदर एम्स जो एक प्राइमरी मोटिव ये है कि आपको ऐसे टूल्स दिए जाएं जिससे कि अगर आप एक नए क्वेश्चन को फेस करें, व्हेन यू सी अ वेरी न्यू क्वेश्चन, डर ना लगे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ 50 डेज और 40 डेज, अभी चाहे 40 दिन हो गए हैं, a single motive has been to deconstruct the question, जिससे कि अगर नए नए क्वेश्चन या नए नए ऑप्शंस मिले तो उसमें आप डरे नहीं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो एंड यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चन, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है कि केवल इसको पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा, नहीं, यू नीड योर कंटेंट, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है NIIF, अब मान लो आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत की बात है। पहली बात, पहला ऑप्शन, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द नीति आयोग। पर एक बात बताओ, नीति आयोग एक क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, एक थिंक टैंक है ना। क्या वो इतने बड़े फंड को अपने अंदर रखेगी? आंसर है प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा नहीं होने की, ठीक। तो नीति आयोग के अंदर ये फंड होने, क्योंकि नीति आयोग को बहुत एग्जीक्यूटिव पावर नहीं दिए गए हैं, वो बस वही इंडेक्सेस बना सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है, थिंक टैंक है, वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, टीम इंडिया वगैरह वगैरह करता है, ठीक है। पर कोई रियल एग्जीक्यूटिव पावर जैसी प्लानिंग कमीशन के पास थी वैसी पावर नहीं दी गई नीति आयोग को, है ना। नीति आयोग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इतना पावर नहीं दिया गया नीति आयोग को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। अब इसके लिए आपको एक बेसिक इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं ना, बेसिक एक नंबर का आइडिया होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है। अगर आप बस आपको इतना बजट हो कि हमारे बजट कितना है, कितने लाख करोड़ का हमारा बजट है, उससे आप इसको आंसर निकाल सकते हो। जब हमारा बजट ही इतना है तो क्या इतना ज़्यादा हमारा वो हो सकता है कॉर्पस किसी भी फंड का? किसी भी फंड का इतना कॉर्पस हो सकता है? आंसर है नहीं। इस फंड का कॉर्पस था 40,000 करोड़, ठीक। एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के यूपीएससी ने गड़बड़ किया था। अच्छा, यूपीएससी आजकल ये भी कर रहा है, जो फैक्चुअल नंबर देता है वो नंबर कई बार रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो अब देखो क्या था, NIF बेसिकली नाम से ही लग रहा है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ना, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये था, और इसका 40,000 करोड़ का बजट था। अब ये फिगर जो मैं आपसे कह रहा था कि बजट का आइडिया होना चाहिए कि कितने लाख करोड़ हमारा बजट है, ठीक है। हमारे बजट की फिगर क्या है, तो हमारा बजट इस साल के बजट का ये फिगर है 30.42 लाख करोड़ है हमारा बजट। अब अगर ये 30.42 लाख करोड़ का हमारा बजट है तो 4 लाख करोड़ का क्या हो गया? क्या वो फंड हो सकता है 4 लाख करोड़ का? आंसर है नहीं। अरे इतना फंड उसी में हो जाएगा तो बजट कहां जाएगा? यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो बस इस चीज का ध्यान रखना है ना। जब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.1 लाख करोड़ है तो फिर वो कैसे 4 लाख करोड़ हो सकता है? तो ये एक बेसिक जो नंबर होते हैं ना, इस नंबर का दिमाग में होना चाहिए। हमारी जीडीपी कितना है फिगर वाइज, ठीक है, हमारी जीडीपी कितने डॉलर की है, कितने फिगर है, एक स्पेसिफिक एक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट नंबर हटाओ। अब जैसे बजट है 30, एक बार आपको पता चल गया 30 लाख करोड़ है, तो अगले साल का बजट होगा तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 30 होगा तो 34 हो जाएगा, 34 होगा तो 40 हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया हो गया कि हाँ इतना है। ऐसा नहीं हो कि केवल अच्छा पता नहीं कि 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, या फिर 15,000 करोड़ है, या 15 लाख करोड़ है, 15 करोड़ करोड़ है, बट एक स्पेसिफिक रेंज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो गया नीदर ए नीदर बी। नीति आयोग नहीं है क्योंकि नीति आयोग के पास वही नहीं है, पावर ही नहीं है, और 4 लाख करोड़ की वो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज वगैरह में कर करके परेशान हो गए होंगे आप भी, IIP पे और उसके 8 कोर इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो 2012 में क्वेश्चन आया था कि उसमें सीधे पूछ लिया कि 8 कोर इंडस्ट्री हैं कौन सी। तो 8 कोर इंडस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक अभी तक तो आपने कोड भी बना लिए होंगे बहुत सारे, ठीक है। कोड मैं आपको इतनी में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कोड तो आपको शायद खुद ही बनाना पड़े। तो ये हैं आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट है। वेट उसके क्या है, वेट भी आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, स्पेशली थोड़ा सा बढ़ते और घटते क्रम में। याद रखिएगा IIP का जो IIP के अंदर ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है, इसको कौन रिलीज करते हैं? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, IIP कौन रिलीज करता है? CSO, ठीक। बट उसके अंदर का जो 8 कोर इंडस्ट्री है वो
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना। तो ये मैंने आपके लिए देखो बना दिया है, थोड़ा सा खुद ही मैंने एक्सेल पे बनाया ताकि एक याद रहे चीज़ें। तो शुरुआत देखो कहाँ से याद कैसे कर सकते हो। देखो रिफाइनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑयल है ना, ऑयल का रिफाइनरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रिफाइनरी बनती है इलेक्ट्रिसिटी से। मैं बता रहा हूँ अच्छा कोड नहीं है, बट फिर भी याद करने का तरीका हो सकता है। तो दो तरीके से शुरुआत कर सकते हो। फर्टिलाइज़र की सबसे बुरी हालत एग्रीकल्चर की है, तो सबसे बुरा फैक्टर फर्टिलाइज़र है। देन फर्टिलाइज़र के बाद एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? रियल इस्टेट। तो सीमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद घर बन गया, घर में क्या लगेगी? गैस लगेगी। गैस के बाद गाड़ी आएगी तो क्रूड ऑयल लगेगा, समथिंग राइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड समथिंग, लाइक यू कैन मेक योर ओन कोड। बट याद ये रखना है कि रिफाइनरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद स्टील है, एंड सबसे कम में याद रखना फर्टिलाइज़र है, फिर सीमेंट है। इसमें काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान था कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट है। देखो इसमें इसलिए इसने ऑप्शन ही नहीं दिया रिफाइनरी का, तो इसलिए आपको बीच के भी थोड़े पॉइंट पता होना चाहिए। हाईएस्ट पता होना चाहिए और लोएस्ट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर था बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, अभी रिसेंटली इसके बेस को चेंज किया गया है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। बट अगेन मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया ना कि बेस चेंज हुआ था इसका 2004-05 से 2011-12 इसका बेस चेंज हुआ था, और वेटेज में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वेटेज में थोड़ा कम आया है। ठीक है, पहले 10% था इलेक्ट्रिसिटी का, वो अब घट के 7-8% रह गया। अच्छा, ये पूरा एईपी की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला है वही आपका इंडेक्स। इंडेक्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इकोनॉमी, मुझे भरोसा है। प्लीज़ लिस्ट बना लीजिएगा अच्छी सी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है एंड तक। आईआईपी कौन रिलीज़ करता है, डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज़ करता है, सीपीआई कौन रिलीज़ करता है, जैसे इसमें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, सीपीआई रूरल लेबरर है, ये कई सारे हैं। इसको प्लीज़ एक लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये कौन रिलीज़ करता है? लेबर ब्यूरो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। तो इसका आंसर क्या है? लेबर ब्यूरो। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तो रटना पड़ेगा देखो, है ना। तो ये लेबर ब्यूरो करता है। बना भी सकते हो कि वर्कर है तो वर्कर की बात है, सीएसओ वगैरह नहीं करेगा, ह्यूमन बॉडी करेगी, तो ह्यूमन बॉडी क्या है? लेबर है। इस तरीके से यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट स्टोरीज, अपनी छोटी छोटी कहानियां बना के खुद ही याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है? पीपीपी पे क्वेश्चन है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द डिफरेंट कंट्रीज। पीपीपी का पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बहुत साफ शब्दों में। ठीक, और दूसरा है पीपी के टर्म में भारत छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ये गलत है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा देखो पीपीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कभी इंग्लिश मूवी या शो देखे होंगे, तो जैसे दे हैव $100 हेयर कट, 100 रुपये का। जैसे यूएस में फ्रेंड्स, एक आपने सीरीज़ सुनी होगी, फ्रेंड्स बहुत फेमस सीरीज़ है, तो उसमें क्या बताते हैं कि कभी कभी एक एपिसोड था, उसमें ही सेड कि आई हैड $100 हेयर कट। $100 हेयर कट मतलब कितने रुपए का हेयर कट हुआ? $1 मान लो 80 रुपये भी हुआ, तो 80 800 रुपये, 8,000 रुपये, 80,000 रुपये का उसका, सही है ये? नहीं सॉरी, 8,000 रुपये, 80,000 नहीं सॉरी, 8,000 रुपीज़ का, हाँ 8,000 रुपये, हम सॉरी, 8,000 रुपये में उसने हेयर कट कराया। अब इंडिया में तुम अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाओगे तो इतना महंगा हेयर कट नहीं होगा, इजंट इट? तो इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में तुम इंडिया में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो और यूएस में कम चीज़ें खरीद सकते हो, है ना। मतलब कि आप अगर यहाँ से अपना रुपी कन्वर्ट करा के ले जाओगे तो अब यूएस में आपको सामान महंगा लगेगा। कुछ एक्सेप्शन हैं ऑब्वियसली, जैसे लोग एप्पल का प्रोडक्ट लेकर आते हैं यूएस से। मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैकडोनल्ड का एक बर्गर यहाँ पे खाओगे तो आपको मैक आलू टिक्की 25, 30, 40, 35 रुपये का मिल जाएगा। वहाँ का टिक्का बर्गर आपको $1, $2, $3 का मिलेगा, जो इट्सल्फ 200 से 250 रुपये अपने आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने सुना हो कि वहाँ पे $1 पर आवर की कॉस्ट होती है, पर आवर वर्क की कॉस्ट होती है, पर आवर $4, $5, $6 का वो होता है, पेमेंट होता है। ठीक है, और उतना इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो पीपीपी इस बेसिस को कहते हैं कि जब हम दो कंट्री को इस बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर की बेसिस पे, और जब भी हम इंडिया को परचेजिंग पावर की बेसिस पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिया ऊपर चला जाएगा, है ना। कि हमारे यहाँ उतने ही, मान लो बर्गर खरीदने, दोनों जगह बर्गर खरीदने में सेम होता तो इंडिया की इकोनॉमी फट से बढ़ी हुई दिखाई देगी, इजंट इट? तो बस यही बात लिखी हुई है इसमें, पढ़ लेना बहुत आराम से। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द इन्फ्लेशन रेट, सॉरी ये
रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द इन्फ्लेशन रेट इन द डिफरेंट कंट्री। परचेजिंग पावर इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इंडिया अभी नंबर 3 की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 पर चाइना है, याद रखना, यूएसए नहीं है, ये चाइना है नंबर 1 पर, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 4 पे जापान है, ठीक है। अगर यूरोपियन यूनियन बीच में ले आएंगे तो आई थिंक वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। चलो ये देखो 2014 का था कि इंडिया 2014 में 3rd नंबर पे आ गया था। चलिए, तो ये हो गई परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वही है, कार्टून भी था इसका। चलो ये हो गया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक ये, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उस समय न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 2-3 बातों की वजह से न्यूज़ में था। पहली बात, उस समय हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आसपास की बात चल रही है। दूसरी बात, उस समय हमारा सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और तीसरी बात, उस समय हमारा WTO के साथ क्लैश चल रहा था, यूएसए और इंडिया का WTO पे, है ना। जवाहर सोलर मिशन आपको याद होगा, कुछ स्टोरी चल रही थी, अगर नहीं भी याद होगा तो पुरानी कहानी है, डिक करिएगा। इंडिया यूएस WTO में पहले यूएस ने इंडिया को मारा, और मारा नहीं मतलब डिस्प्यूट बोला, फिर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में गया, फिर यूएस जीत गया, फिर इंडिया ने यूएस पे केस किया और अभी इंडिया यूएस से जीत गया। तो इंडिया यूएस के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलता है WTO में। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पे इंडिया यूएस की आपस में इश्यूज़ हैं। इसीलिए 2+2 डायलॉग जो आया है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? 2+2 डायलॉग का बेसिकली बेसिस क्या है? मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ बट बेसिक हल्का से बता देता हूँ। 2+2 डायलॉग का बेसिक क्या है कि हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशन है जो ख़राब चल रहा है या पूरा चल रहा है, फार्मास्यूटिकल की लड़ाई हो रही है या ट्रंप कह देता है इंडिया को कुछ भी बोल देता है, उससे हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिलेशन मतलब डिफेंस रिलेशन। हम कितने सारे तो चीज़ें यूएस से ले रहे हैं, प्रेडेटर भी ड्रोन ले रहे हैं, है ना, इतने सारी बड़ी बड़ी मिसाइलें ले रहे हैं, इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन अपने पेस पे चलने चाहिए और उस पर ये जो इकोनॉमिक कोई सेटबैक होता है उससे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यही 2+2 डायलॉग का बेसिक एक आइडिया है, ठीक है। चलो इस पे कहानी पे वापस आ जाते हैं अपनी। तो ठीक है, तो ये IREDA, अब देखो नाम में क्या है, डेवलपमेंटल एजेंसी है। अगेन मैं वो थ्योरी रिकॉल करूंगा कि सर अब ये क्वेश्चन आ चुका है, आप पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, इसलिए यू कैन सॉल्व इट बाई इट। बट जब क्वेश्चन आया होगा और आपने नहीं पढ़ा होगा तो इट वुड हैव बीन टफ। आई एग्री विद यू, हाँ सही कह रहे हो कि तब टफ हुआ होगा, ठीक है। बट थोड़ा लॉजिक लगाओ। पहले क्वेश्चन को तो देखो आपको पता होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। हो सकता है कि ये प्राइवेट कंपनी भी हो, कोई पता नहीं, बट NBFC हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है। डेवलपमेंटल एजेंसी मतलब इट वुड हैव सम मनी पावर, तो हो सकता है कि एक NBFC हो सकती है। अगेन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी ऑप्शन, मतलब सीधे सीधे ऑप्शन है, इसमें बहुत प्रोबेबिलिटीज का गेम इतना नहीं लगता। इनफैक्ट दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते अगर नहीं आते हो, है ना। क्योंकि देखो ना 100 क्वेश्चन है, नो बडी इज सेइंग टू यू दैट यू हैव टू सॉल्व 100 आउट ऑफ 100, वो तो कोई भी नहीं करता। तो देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच यू विल लीव ऑल्सो, है ना। तो वो भी हमें स्ट्रेटेजिक चॉइस को करके कि हमें लीव कौन सा करना है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये और ध्यान रखना है, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में, क्योंकि भाई एग्जाम तो रिलेटिव है ना, आपको नहीं आता होगा तो ऐसे तो बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो लाइक दैट। तो ये आपको थोड़ा रटना था और ये थोड़ा रट लेना था कि भाई सही बात है कि ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी है और ये NBFC भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ C, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, आई टेल यू। चलो तो इसके साथ ही हमने सेशन देख लिया, तो इसके बारे में मैंने और डिटेल दे दी है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने नया थोड़ा डाल दिया है कि एक बार रिवीजन हो जाता है तो अच्छा लगता है कि हमने पूरी वीडियो में 1-1.5 घंटे जो समय बिताया एक दूसरे के साथ, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम शुरू किया हमने FCI से, हमने FCI में बात की कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, फिर मैंने बताया आपको CIP के बारे में। CIP क्वेश्चन इटसेल्फ अलग से उठ के आ सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर मैंने जैसा बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो CIP आ सकता है। फिर जो मैंने फूड सब्सिडी का एक ग्राफ बताया था वो ग्राफ याद रखिएगा कि 2016-17 में क्या चेंजेस आए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था क्या, शांता कुमार कमेटी के बारे में, ठीक। तो मेंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक। अगला मैंने शुगर केन के बारे में बताया कि कैसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस क्या होते हैं, और फिर शुगर केन के बाद हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को डिस्कस किया डिटेल में, ठीक। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अगेन एक स्टार लगा लीजिएगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो
बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में डिस्कशन है। फिर मेगा फूड पार्क का कॉमन सेंस से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, हमने ईनाम के बारे में बात की, ठीक है। फिर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया एमएसपी का क्वेश्चन और कैसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। इट वाज अ टफ क्वेश्चन व्हेन इट वाज आस्क्ड, राइट। देन आई टोल्ड यू कि ऑल्सो प्रिपेयर सम ऑफ द होमवर्क, यहाँ पे मैंने दिए थे आपको इको मार्क और ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का F+ लोगो देखने का। देन APMC के बारे में थोड़ा मैंने डिस्कशन किया था। देन 2 स्कीम्स थी, फसल बीमा योजना और आपका कृषि सिंचाई योजना, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो नई स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम का, तभी तो इतना चलन हो गया था, गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करने लगे थे सब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम पे पूछ दिए गए थे, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म में थोड़ा डिस्कस किया था, यहाँ पे लैंड सीलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। फिर सेज और मैंने NIMZ के बारे में डिफरेंस भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थोड़ा डिस्कस किया हमने। फिर कोल सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और यहाँ पे मैंने बजट का थोड़ा फिगर बताया आपको। फिर ये इंडेक्स ऑफ 8 कंट्रीज़ में बस 2 चीज़ याद रखना जो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोर इंडस्ट्रीज़ कौन लॉन्च करता है और IIP कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। और प्लस की लिस्ट अलग से अपने पेज में बढ़िया से नोट्स बना लेना कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले कन्फ्यूजन होना लाजमी है ना। इवन गुड से अच्छे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। सो मेक अ वेरी सेपरेट क्लियर कट नोट्स फॉर इट। देन BPP हमने डिस्कस किया कि क्या इंडिया का रैंक क्या है, 3rd नंबर पे है। और फाइनली IRE DA डिस्कस किया, ठीक है। चलो, तो अगले दिन का आपका काम है, आज का काम तो खत्म हो गया, कल का काम है, कल बहुत ज़्यादा काम है आप लोगों के पास। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री डिस्कस करना है आपको, कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्न रूलर्स, मतलब कि आप थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री के डोमेन में जाएंगे। गुप्ता अंपायर, पोस्ट गुप्ता थोड़ा रिवाइज करना है ना। तो सोर्सेज आई थिंक आपके पास डिफाइन होंगे, अच्छे सोर्सेज से पढ़िए। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि UPSC कैन आस्क दिस क्वेश्चन। लास्ट टाइम आई थिंक मिडिवल हिस्ट्री पे फोकस था, तो इस बार एंशिएंट हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है मिडिवल पे दोबारा दे दे, हो सकता है दोनों से एक भी क्वेश्चन ना दे। तो अगेन प्रेडिक्टिंग UPSC इटसेल्फ इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टास्क। चलो, तो ये आपका अगले दिन का काम है जिसको करना है। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ है, ये सीसॉ क्या है, एक तरफ से कंटेंट एक पॉइंट पे ये है और एक पॉइंट पे है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये इसी का सीसॉ है UPSC की जर्नी। इनफैक्ट UPSC की ज़्यादा मैं कहूँगा UPSC प्रीलिम्स की जर्नी, ये इन दोनों को बस बैलेंस करने की बात है, ठीक है। मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, देखो UPSC में कंटेंट ज़रूरी है। कंटेंट मतलब पढ़ना, कि भाई मैंने इकोलॉजी पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बट उतना ही ज़रूरी है कॉन्फिडेंस का भी होना, ठीक है। जिससे कि आप, जैसे प्रीवियस हमने कई क्वेश्चन देखे तो विदाउट कंटेंट भी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, पर क्या होता है कि बिना कॉन्फिडेंस के कंटेंट होता है बट कॉन्फिडेंस के बिना हम लैक कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों का एक इक्विलिब्रियम बना के चलना है। अब बात ये क्वेश्चन आती है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके कंटेंट से ही। देयर इज नो अदर वे ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस रादर देन सीकिंग कंटेंट। आप ये जैसे आज की वीडियो भी देख रहे हैं, आप ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज ही मैं बोलूँगा, पर इसके साथ ही साथ आपने ये देखा मैंने कई सारा कंटेंट भी दिया है ना। तो कंटेंट विल लीड टू द कॉन्फिडेंस, बट दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फॉर क्रैकिंग द प्रीलिम्स, याद रखना। तो इफ यू मेक इक्विलिब्रियम ऑफ दीज 2 थिंग्स, कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस, if you are able to make the balance of both the sides, then you will certainly be a winner, I'm telling you. और कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना है? स्यूडो कॉन्फिडेंस, नकली कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि अच्छा मेरे को सब आता है, नहीं। जितना कंटेंट करते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जितना पेपर सॉल्व करोगे, जितना टेस्ट करोगे, जितना लर्न करोगे, है ना। कई बार लास्ट टाइम मैंने धोनी का वो दिया था तो कई लोग ऑफेंड हो गए थे उस चीज़ पे कि धोनी क्यों दिया, युवराज और सचिन क्यों नहीं दिया। बट धोनी को देने का स्पेसिफिक रीज़न ही यही था कि ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज, यू मे फेल, है ना, यू मे फेल टू ब्रिंग इंडिया होम वर्ल्ड कप, है ना, चाहे 15 हो चाहे 19 वर्ल्ड कप हो, फेल करोगे, पर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल गेट द टास्क डन। दिस इज द माई अल्टीमेट एडवाइस टू यू, है ना। तो इसको थोड़ा इक्विलिब्रियम बना के चलना है कंटेंट और कॉन्फिडेंस का, यही बस गेम है, 2C का गेम है बस, है ना। बस इसको बना के चलोगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। सो अगेन आई होप आपने बहुत सारा लर्न किया होगा, आज अपने दिमाग में डाला होंगी चीज़ें। और बस जो मैंने बहुत बोली, कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं कर सकता हूँ, आई विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज इट्स नॉट टफ, इट जस्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस एंड पेशेंस, राइट। ओके देन, तो अगेन एक लास्ट मैसेज जो मेरा रहता है कि एक ही आपका 3 मंत्र हैं आपके सक्सेस के, रिवाइज,
रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है, तो आज का हमने इकोनॉमिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कई सारे। अब हम दोबारा फिर मिलेंगे कभी और। ठीक है बच्चों, तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल। और कोई भी इशू आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वी कीप लुक एट इट। देयर वाज वन क्वेश्चन फॉर लैपटॉप, एक चार्जर पे किसी ने कमेंट किया था, लेटेस्ट चार्जर चीज़ पे, कि वो AC को DC में कन्वर्ट नहीं करता है, बट आई हैव चेक्ड इट अगेन। सो बेसिकली इट्स ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट कन्वर्ट्स एन AC टू लोअर DC, ऐसा कुछ है। ठीक है, इफ़ एनी अमेंडमेंट्स आर देयर आई चेक इट आउट एज वेल। ठीक है, तो अच्छा किया आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसको दिमाग में रखूँगा एंड आई विल मेंशन इट व्हेन एवर आई विल इंटरेक्ट विद यू अगेन ऑल राइट। तो अगली क्लास से मिलते हैं आप सबसे। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, कल का होमवर्क करके आइएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। कल आपके साथ मेंटर होंगे आपके लिए जो आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं मैं आपसे, बाय बाय, थैंक यू।